हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। तो यहाँ पे मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ और हमने जो कल की वीडियो में पूरा हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है, तो आपका बीपीएससी में जो भी आपका 2023 में पूछा गया है, जैसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन, टीआरई 1 का, टीआरई 2 का, सारे ही जितना कि 1 to 5 से लेकर के 6 to 12 तक जितने भी शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस हुए हैं वो सारा आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज कराया गया है, ताकि आप इसका एनालिसिस कर पाएँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसी के अनुसार उसी को देख करके आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो अभी समय इतना कम है, इसलिए आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा चीज़ आपको नहीं पढ़ना है और कौन सा चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमने जो है आपको दिखाया कि प्राचीन भारत से क्वेश्चन आपका लगभग 11 पूछा गया था, जिसमें से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन ही आपके बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में पूछे गए हैं, बाकी सारे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, मध्य भारत से आपका क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका भर भर के आया है, सारा ही एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से ही आपका क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो अब मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी। मॉडर्न हिस्ट्री का एक तो आपको प्रैक्टिस करना है, जो मैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया है मैंने आपको, वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद एक और आप क्या करेंगे, वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का थ्योरी क्लास। ये ज़्यादा नहीं है, आपका 12 क्लास है इसके अंदर। ये 12 वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, याद से देख लीजिएगा, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलने वाला है, क्योंकि ये आपको पूरी तरह एकदम याद हो जाएगा कहानी की तरह, अगर आप इसको एक दो बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो। ठीक है, तो तरीका समझिए कि किस तरह से आपको चलना है आगे, वरना भटक के रह जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब ऐसा जगह है ना जहाँ पे आप बहुत भटक भी सकते हैं, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरा के बाद तीसरा वीडियो। तो इसलिए आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हिंदी का बीपीएससी के लिए मैं आपको कब क्लास करवाऊंगी, मुझे एक टाइम टेबल बता दीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका मैं कोशिश कर रही थी, क्योंकि कुछ दिनों से थोड़ा व्यस्त चल रही हूँ, इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो प्रोवाइड करवा पा रही थी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको रोज़ 2 वीडियो कम से कम मिलेगी। एक आपका होगा बिहार एस्टेट का, जब तक आपका एस्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो मैं आपको एस्टेट की हिंदी, ठीक है, हिंदी का पेपर 2 का आपको मैं करवाने वाली हूँ। हिंदी के बारे में मैं आपको बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो एक क्लास ये होगा आपका और एक क्लास होगा आपका बीपीएससी वाला। ठीक है, तो ये बीपीएससी में मैं आपको क्या करवाती हूँ, जीके जीएस और हिंदी, इतना तो आपको पता ही है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बस ध्यान से आप समझ लीजिए कि क्या चीज़ें कब होने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम ज्योग्राफी करेंगे बहुत अच्छे से, सारा ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए, एस्टेट होगा यहाँ पे और बीपीएससी, ये 2 क्लास आपके चलेंगे रोज़। ठीक है, एस्टेट और बीपीएससी आपका 6 बजे शाम को आ जाएगा। ठीक है, 6 बजे शाम को आ जाएगा, और एस्टेट का आपका 7 बजे आ जाएगा। ठीक है, ये 2 टाइम आपके लिए मैंने फ़िक्स किया है, एक 6 बजे, एक 7 बजे। ठीक है, तो बीपीएससी में मैं आपको अल्टरनेटिव डेज़ में लेके चलूँगी। एक दिन हम जीके जीएस करेंगे, ठीक है, और एक दिन हम हिंदी करेंगे। और जहाँ तक बात है हिंदी की, मैं हिंदी में ऑलरेडी आपको बहुत कुछ करवा चुकी हूँ। तो देखिए, कुछ भी बदलता है नहीं है, ना कि आपका व्याकरण बदलेगा, ना ही आपका साहित्य बदलेगा। तो कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं फिर से वही चीज़ को दोबारा करवाऊँ। तो इसलिए इसको जो मैंने आपको करवाया है थ्योरी, वो थ्योरी आपको जो भी चैप्टर समझ में नहीं आता उसका आप थ्योरी देखिए, प्रैक्टिस लगाना है तो प्रैक्टिस लगाइए, जो बाकी रह गया है, जो भी टॉपिक बाकी रह गया वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक ही चीज़ को बार बार करवाने से अच्छा है जो नहीं हुआ है उसको हम कंप्लीट करें। तो इस तरह से हिंदी में जो चीज़ नहीं हुआ है वो हम कंप्लीट करेंगे। साहित्य आपका बहुत अच्छे से मैंने करवाया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, सबको अच्छे से कीजिए, आधुनिक काल। ठीक है, रचना के साथ भी हम चलेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे। और जितना जहाँ तक बात है बीपीएससी का, तो उसके अनुसार मोर देन इनफ मैंने आपको चीज़ें करवाई हैं, और मैं आपका साहित्य का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आगे आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इतना बात याद रखिए, बीपीएससी का 6 बजे आपकी क्लास आएगी, और बिहार एस्टेट का पेपर 2 हिंदी का 7 बजे क्लास आपका आएगा। ठीक है, तो ये मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, आपको ये दोनों क्लास आज से मिलने लगेंगी। ठीक है, तो ये था आपका जो भी डाउट था, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी का अपना क्लास। तो ज्योग्राफी में देखिए,
मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कितने सारे टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं आप, आधुनिक भारत का इतिहास पूरा चैप्टर वाइज हमने कंप्लीट किया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब यहाँ पे देखिए पूरा एनालिसिस है आपके लिए। तो भारत का भूगोल में देखिए सामान्य परिचय से पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र तथा दर्रे से क्वेश्चन आपके आए हैं। अपवाह तंत्र, नदियों से, घाटियों, प्रपात, झीलों से क्वेश्चन आपके बने हैं। मानसून एवं वर्षा से आपका प्रश्न बना है। और ये सारे टॉपिक मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड करवाई हूँ, तो जाके ज़रूर देखिएगा। ज्योग्राफी ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दूँगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी का आपको एनसीईआरटी मैंने 6 से 9 क्लास तक करवाया है और 10 का क्लास करवाना बाकी है, तो मैं आपको धीरे धीरे वो भी कंप्लीट करवा दूंगी। तो वन क्षेत्र, ये सारे चैप्टर जितने भी आए हैं ना, जितने क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपने मेरे सभी वीडियोस को देखे हैं तो आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे कि सारे क्वेश्चन वहीं से आपके देखने को मिले हैं। प्राकृतिक आपदा हो गया, चट्टान, सैल, मृदा से क्वेश्चन आया है। सिंचाई, नदी परियोजना से क्वेश्चन आया है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, उद्योग एवं व्यापार, परिवहन, कृषि एवं पशुपालन, मानव प्रजाति और विविध, यहाँ से सब क्वेश्चन आपका देखने को मिला है, जिसको आज हम एक एक करके देखेंगे। कल हम विश्व का भूगोल देखेंगे, आज हम आपका इंडियन ज्योग्राफी देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर बीपीएससी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, बीपीएससी में अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक बेहतर कंटेंट के साथ मैं आपके साथ यहाँ पे रोज़ जुड़ती हूँ और यहाँ पे सिर्फ काम की बात होती है। आपको बस ये जानकारी मुझे देनी थी, इसलिए मैंने आपको दे दिया। उसके बाद क्लास सीधा अंत में ख़त्म होगा और चीज़ें सिर्फ हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पसंद आ रहा है मेरी मेहनत, अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मुझे इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो अपनी तैयारी के लिए बेहतर चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय से आपका पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की यहाँ पे आपको भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है आपका, छोटा से बड़ा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बताना है कि किस तरह यहाँ पे आपका परसेंटेज के हिसाब से क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका राइट होगा केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। तो यहाँ पे आपका कौन सा, पहले तो आपका मैदान सबसे छोटा तो यही है अगर इन चारों में देखा जाए, तो सेकंड होना चाहिए पहले नंबर पे। उसके बाद आपका केंद्रीय उच्च भाग होना चाहिए जो कि दूसरे नंबर पे आएगा, तटीय मैदान और उच्च पर्वतीय में। तो यहाँ पे जो है 4 और 3, 2 1 4 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका दिया ही नहीं है 2 1 4 3, देख रहे हैं आप, 2 1 4 3 आपके ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे आपका सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको ज़रूर आप नोट करते हुए चलिएगा। वैसे अगर आपने एनसीईआरटी बेस्ड सारे चैप्टर वाइज आपने नोट्स बनाए हैं तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक चीज़ बताया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए महान मैदान जो है ये 43% यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो मैदान का है। उसके बाद केंद्रीय उच्च भूमि 47.7%, पहाड़ी जो है वो 18.5% और ऊंचे पर्वत आपका 10.6% के अंदर आता है। और विकल्प कोई भी यहाँ पे सही नहीं था, इसलिए राइट ऑप्शन ई हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका 9 to 10 में, और पूछा जा रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। दूरी बताना है यहाँ पे आपको, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 93 मिलियन मील। तो ये याद रखेंगे, आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको पता है सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं और पृथ्वी में ही जीवन संभव है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम आगे बढ़ते हैं, माउंटेन से क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है ये बताना है आपको, ठीक है। तो कितना है, 30% है, 27% है, 40% है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30%, ठीक है। याद रखेंगे, परसेंटेज से क्वेश्चन आपका बहुत बना है, आप देख सकते हैं, और आप खुद भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि किस किस पॉइंट से आपका ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है।
अब देखिए आपका बाउंड्री से क्वेश्चन बहुत बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बॉर्डर लाइन है उसको ज़रूर याद कर ले। मैंने आपको हर एक का बताया है, ठीक है। तो जितना भी चीज़ कराया है अगर आप उतना कर लेते हैं ना तो मोर देन इनफ है। एनसीईआरटी ही सिर्फ आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे आपको बताना है यहाँ पे, क्या बताना है, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक सीमा मिलती है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था बचपन में एमबीए, ये एक ट्रिक था जिसके माध्यम से मैंने आपको इसका राइट ऑप्शन बताया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बचपन, यानी कि बी आपका सबसे पहले आता है, यानी कि बांग्लादेश, ठीक है। बचपन में एमबीए ये हमने किया था, आपको याद होगा, ठीक है, बचपन में एमबीए। तो ये आपको याद रखना है। बचपन, बी से होता है आपका बांग्लादेश, च से होता है चीन, प से होता है आपका पाकिस्तान, एन, नौ से होता है नेपाल, एम से होता है म्यांमार, बी से होता है भूटान और ए से होता है अफगानिस्तान। तो इसी का ये क्रम है पूरा, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा और अभी आपको इसका आंसर भी करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर पे चलते हैं। कर्क रेखा से आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, ये आपको बताना है। भोपाल, आइजोल और आपका दो ऑप्शन इधर है, देख लेते हैं, रांची, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही है। तो आइजोल आपका राइट ऑप्शन बी हो जाना चाहिए, ठीक है, बी हो जाना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। इसको आप मैप के माध्यम से और बेहतर समझ सकते हैं। आगे देखिए बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 के 6 to 8 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का सबसे शुष्क स्थान बताना है, यहाँ पे आपको कौन सा सही हो जाएगा। लेह, बीकानेर, जैसलमेर, एक से अधिक या एक में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है यहाँ पे आपको, इसको ये ऐसे भी याद रखिए आप, देखिए बाउंड्री से क्वेश्चन आपका फिर से पूछा गया है, ये भी आपका 6 to 8 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई 2.0 6 to 8 में पूछा गया है। भारत में कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपको देखिए समझने वाली बात है। पाकिस्तान आपका कहाँ है, ये मान लीजिए आपका इंडिया है, पाकिस्तान आपका इस साइड है और बांग्लादेश आपका इस साइड है। तो कोई भी ऐसा कॉमन देश हो सकता है क्या जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा मिलाए? ऐसा कोई कॉमन बॉर्डर है ही नहीं। तो आपका ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात थी और कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोनों का आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। भारत की सीमा जो है 9 देशों से संलग्न है और 7 देशों से स्थलीय और 2 देशों से समुद्री सीमाएं साझा होती हैं। पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान और गुजरात से मिलती है, बल्कि और बांग्लादेश की मिलती है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो ये दोनों, ये जितने भी मिलते हैं दोनों में 5-5 ही मिलते हैं राज्य, लेकिन दोनों ही अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, क्योंकि एक आपका नॉर्थ साइड में और एक आपका ईस्ट साइड में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो भारत के किसी भी राज्य की सीमा जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से साझा रूप में नहीं मिलती है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ बताना है आपको, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित होता है। कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा आच्छादित होता है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कवर द मैक्सिमम एरिया ऑफ, कौन सा एरिया है जो सबसे ज़्यादा कवर करता है, ये बताना है। रांची का पठार, मालवा का पठार या छोटा नागपुर का पठार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मालवा का पठार, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बीचों बीच है आपका। तो यहाँ पे कर्क रेखा सबसे ज़्यादा यही एरिया में आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे आपका है उत्तराखंड का कौन सा, ये आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 का। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है? तिब्बत सीमा से कौन सा यहाँ पे नहीं लगा है, ये आपको बताना है। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अल्मोड़ा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अल्मोड़ा आपका तिब्बत सीमा से लगा हुआ नहीं है, लेकिन उत्तराखंड का ही ये
सीमा मिलाता है, ठीक है, उत्तराखंड में है। चलिए, उत्तराखंड का जो है अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं मिलता है, और अल्मोड़ा जिला जो है वो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। यह पहाड़ घोड़े की नाल के आकार की रिज पर स्थित है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। देखिए, आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है क्वेश्चन है, और वो भी रिसेंट में 2023 में, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि ये आपका पीसीएस लेवल का एग्जाम है तो आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल आपका यहाँ से बीपीएससी जितने भी क्वेश्चंस पूछता है प्रीलिम्स के, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके टीआरई 1 और 2 में देखने को मिले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा, सभी क्वेश्चंस को आप एग्जाम का क्वेश्चन समझ के ही अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या इनमें से कोई नहीं। 10वां नंबर बताना है आपको, बघेलखंड यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को काटती कहाँ पे? बघेलखंड में, याद रखेंगे। बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा नामक एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। अगर आपसे डिटेल में कुछ पूछा गया तो ये आपको जगह भी याद रखना है, भैंसा मुंडा, ठीक है, यहीं पे मिलती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका शांत घाटी से, और ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। शिफ्ट 2 में शांत घाटी किस राज्य से स्थित है? तो यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर, आपको पता होगा साइलेंट वैली आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, केरला, ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट, जो ये आपने देखा कि कितना ज़्यादा आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला इस चैप्टर से। आगे देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। तो ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी कराई हुई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताना है लद्दाख, कराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर। यहाँ पे आपको बताना है उत्तर से दक्षिण, यानी इस क्रम में आपको बताना है, ठीक है, कौन सा पर्वत कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका कराकोरम है सबसे ऊपर पे, ठीक है। तो कराकोरम के बाद क्या है? ये तो पहले नंबर पे आ गया कराकोरम। इसके बाद आपका लद्दाख आ जाएगा, इसके बाद आपका जास्कर आ जाएगा, इसके बाद आपका पीर पंजाल आ जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखिए, 1 2 1 4 3 ऑप्शन होना चाहिए आपका 2 1 4 3। देखते हैं 2 1 4 3, यानी कि बी ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। न्यूनतम हिम रेखा बताना है आपको, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, आल्प्स क्षेत्र, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है। न्यून हिम रेखा आपका किसके अंदर आ जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आल्प्स क्षेत्र, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में जान लीजिए, पर्वतीय व ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतया कभी नहीं पिघलती है। उच्च अक्षांशों पर हिम रेखा काफ़ी नीचे होती है। आल्प्स क्षेत्र में हिम रेखा सामान्यतः 2700 मीटर की ऊंचाई तक होती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में हिम रेखा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। चलिए मलनाड बताना है आपको, कौन से पठार में आपका देखने को मिलता है? मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने कराया है और बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और कर्नाटक का पठार बिल्कुल सही हो जाएगा। मलनाड किसका है? कर्नाटक का पठार से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो मलनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से संबंधित है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण किया गया कर्नाड, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी की भूमि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपको कितना बार करवा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से कौन सा भाग माना जाता है? कौन सा हिमालय के अंदर आपका जो है सतलुज और काली, ये चार थे, चारों मैंने आपको बताया है।
तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये बताएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुमाऊं नदी। ठीक, कुमाऊं हिमालय, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच की स्थित हिमालय का ही भाग है। इसका पश्चिमी भाग जो है गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां जो है इसी भाग में। कौन से भाग में? कुमाऊं हिमालय में। ये आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्रताप और प्रपात और झीलें, ये आपका टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका देखने को मिला है और बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है ये। चाप झील जिसको ऑक्सबो कहते हैं, ऑक्सबो झील पाई जाती है कहाँ पे? हिमनद में, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में, कहाँ पाई जाती है? सेम ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ रहे होंगे कि कितना क्वेश्चन जो है यहाँ से एनसीईआरटी से आपका देखने को मिला है। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, प्लीज़ उसको आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हिमनद में, नदी घाटियों में, रेगिस्तान में, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये आपका नदी घाटियों में जो है चाप झील पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? चिनाब नदी कहाँ पे मिलती है ये आपको बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिथनकोट। बताया है आपको मिथनकोट, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक दो नदियों के ताड़ी में मिलने से बनती है। यह अखनूर जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। या मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, और चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजना कौन सा है? बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। ये तीनों याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। जितनी भी चीज़ें कराती हूँ ना, इसको अगर आप बार बार इसको रिपीट कर लें तो आपको कभी भूलोगे नहीं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी ताकि आप आगे भी इसको भूलें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र कौन सा है? काली नदी, पोनानी, पेरियार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पेनानी या पोनानी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पोनानी नदी के बाद कौन सा जल ग्रहण क्षेत्र आता है? पेरियार। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। सबसे बड़ा जल क्षेत्र है आपका पोनानी, उसके बाद पेरियार नदी। ठीक है, और कालिंदी नदी आती है फिर इसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, आपका प्रीलिम्स में पूछा गया, बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी पूछा गया। देखिए सेम क्वेश्चन है ना, और ये दोनों जगह आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल आपका रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया भी मिल जाए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो आप पढ़ते हैं वो ही आप क्वेश्चन आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सही जगह पे आप हैं या नहीं, ये सभी चीज़ों को जानने के लिए क्वेश्चंस लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 मीटर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? ये आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी या पुनपुन नदी। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो नारायणी नदी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नारायणी नदी जो है वो गंडक नदी का ही दूसरा नाम है। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत के समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं और इनकी कुल लंबाई अगर बात करें 630 किलोमीटर है, जिससे 185 किलोमीटर नेपाल में है, बाकी 445 किलोमीटर के लगभग भारत में इसका विस्तार है। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये बताएंगे, ये भी आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव से निकलती है ये बताना है आपको। गांव पूछा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। 21 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा नगरी। डी ऑप्शन आपका सही है, नगरी गांव से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, जो कि आपके झारखंड के रांची से ज़्यादा बहती है, झारखंड की नदियों में शामिल है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है,
और झारखंड के रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करूं तो राढ़ू, कांची और खरकई, ये 3 जो है इसके सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी टीआरई 1 में आपका पूछा गया है ये, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक से ज़्यादा है जो आपका सही नहीं है। जैसे देखिए जोग शरावती, ठीक है, कपिल धारा कावेरी गलत है, धुआंधार का गोदावरी ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक। कैसे, यहाँ पे आप देखिए, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। और यहाँ क्वेश्चन में आपका क्या है, धुआंधार गोदावरी में, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। पहला तो आपको ये समझ में आ गया। और कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है, ना कि कावेरी नदी में। तो ये भी आपको याद रखना है। कपिल धारा कहाँ है, कपिल धारा जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है, और धुआंधार जलप्रपात भी आपका नर्मदा नदी पर ही है, ठीक है। और जोर और सगपा जलप्रपात जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है, देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है ये। और ठीक है, इसका नया नाम क्या है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात, ये भी याद रखेंगे। जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर स्थित है, और इसका महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नया नाम है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बताएंगे। बीपीएससी टीआरई 1 में क्वेश्चन आपका पूछा गया, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारे आपके प्रीवियस से क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताएंगे अरुणाचल प्रदेश जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। लेखा पानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखा पानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ध्यात हो कि लेखा पानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर भी है, जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों बात अलग अलग है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आपका दो जगह पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आजकल देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं कि उत्तर से कौन सा मिलता है, दक्षिण से कौन सा मिलता है, कौन सी सहायक नदियों से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र से ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 1 में भी पूछा गया, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका 3 में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, ये तीनों ही आपके उत्तर दिशा से ही मिलती है। तो नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं मिलती है। तो ई ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ई ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसके साथ साथ ये बता रही हूँ ना, क्योंकि इसको जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है इससे कुछ मिला जुला क्वेश्चन इस बार आपसे पूछा जाए, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो अपना प्रीवियस क्वेश्चन लेके ही बैठते हैं एग्ज़ाम सेट करने के लिए। उनको भी एक आइडिया चाहिए होता है किस प्रकार का क्वेश्चन हम देखें। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के उनसे ही निकालेंगे वो क्वेश्चन। तो इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन को भी समझना ज़रूरी है। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं ज़रूर बात करूँगी। तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास में निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह 3 देश है, चीन, भारत और बांग्लादेश। ये 3 देश से होकर के ये बहती है, प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मैं बार बार बताती हूँ, आपको याद रखना है ये, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, दिहांग नदी। किसको, ब्रह्मपुत्र की बात की जा रही है। और असम में इसको ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना नदी। तो ये 4 नाम आपको 4 जगह से अलग अलग नाम है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसका जो अगर मैं बात करूँ, जानी जाती सहायक नदियाँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। दिबांग सहायक नदियाँ हैं, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, ये सभी नदियाँ जो हैं ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानसून और वर्षा से क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ठीक है। मानसून और वर्षा से ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर महीने में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे कोरोमंडल तट यहाँ पे बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया है शीतकाल में आपका जो है
मानसूनी वर्षा जो लौटती हुई वर्षा है वो आपका कहाँ बरसती है? कोरोमंडल। तमिलनाडु भी आ जाए तो आपका राइट ऑप्शन तमिलनाडु हो जाता, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल। मैं आपको देखिए यहाँ पे भी लिखा है अक्टूबर और नवंबर महीने में लौटते हुए मानसूनी पवन जो है वो बंगाल की खाड़ी में से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो भी आपको नया लग रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं पता है, उसको ज़रूर आप नोट करते हुए चलिएगा। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के लास्ट समय पे आप बहुत सारा वीडियो आप नहीं देख सकते हैं। अगर आप यही वीडियो 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लें 2-3 दिन के गैप में, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल ये है कि आप इसका नोट्स बना लें, ठीक है। ये 2 ही तरीका है आपका इसको बढ़िया से याद रखने का, वरना आप पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। कहाँ से होती है? 8 डिग्री उत्तर से 13 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, तो ये तो गलत है। 10 डिग्री से 15, ये भी गलत है। 16 से 21 भी नहीं होता, ये भी गलत है। तीनों ही गलत हैं, तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कितना होता है आपका? 8 डिग्री से आपका 15 डिग्री होता है, ठीक है। 8 डिग्री से आपका 15 डिग्री उत्तर में होता है, ठीक है, उत्तर अक्षांश में होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका भारत में मानसून सीजन में चक्रवातों की उत्पत्ति आपका यहाँ पे दिया होगा। देखिए मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पे दिया है ना, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर और नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है। ये चक्रवात अधिक खतरनाक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें वापसी सामान्य तिथि क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि पूछा जा रहा है यहाँ पे। 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल 15 अक्टूबर आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती है। यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें 15 अक्टूबर एक सामान्य तिथि मानी जाती है। त्रिवार्था बताना है। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? त्रिवार्था के अनुसार बताना है। सवाना प्रकार, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु, या फिर एक से अधिक या इनमें से एक भी नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपोष्ण मानसूनी जलवायु, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको डिटेल में समझा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये सभी आपके टीआरई 1 के चल रहे हैं अभी क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है आपसे। तो यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह तंत्र में स्थित है। मध्यवर्ती गंगा के मैदान की बात की जा रही है। कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता कौन सी नहीं है? तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझेंगे और देखिए यहाँ पे ये तो आपका सही है, ये विशेषता तो आपका सही है। इसका 2 या अधिक राज्यों में विस्तार है, ये भी सही है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये भी सही है। तीनों ही सही है, तो ई ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे ही सही हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ई ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। कौन सा जो है AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है? टीआरई 1 में आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो पश्चिमी तट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पे अमेरिकी भूगोलवेत्ता जो है ग्लेन थॉमस त्रिवार्ता, इसके ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। त्रिवार्ता के अनुसार दुनिया के 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। AM प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि तटीय मैदान जो है, पश्चिमी तटीय मैदान, ये आपका AM प्रकार की जलवायु है। किसके अनुसार? त्रिवार्था के अनुसार। चलिए वन क्षेत्र से क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट चैप्टर पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आपको देखना है
टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे आपके कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। सी ऑप्शन ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तमिलनाडु यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कांटेदार जंगल व झाड़ियाँ ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो वहाँ पे पानी की कमी की वजह से जो है पत्तियाँ कांटेदार हो जाते हैं, ठीक है, और कांटे झाड़ियों में बदल जाते हैं। लेकिन जहाँ पे वर्षा ज़्यादा, जैसे तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसूनी और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों प्रकार की वर्षाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पे कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। क्लियर है? तो आपका अगर टॉपिक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी लगाया है इस प्रकार का, तो भी आप सही कर पाएंगे। आगे देखिए, घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें क्या कहा जाता है? सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, एक से ज़्यादा या उनमें से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है। तो ये सभी जो है किस प्रकार के वन में आपके पाए जाते हैं? घास के मैदान, झाड़ झंखाड़ वन हो या बंजर हो या भूमि सरकार हो, सरकार की भूमि हो या निजी भूमि हो, हर प्रकार के आपके किस समुदाय के अंदर आती, किस वन के अंदर आपके यहाँ पे आते हैं, ये आपको बताना है। तो अवर्गीकृत वन के अंदर आते हैं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंदर आता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए। घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि, सरकार और निजी दोनों व्यक्ति का समुदाय सभी संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन सरकार के प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं, और संरक्षित वन क्या होते हैं? संरक्षित वन की सरकार द्वारा देखभाल की जाती है। इसमें लोगों को कुछ छूट प्राप्त होते हैं कि कहीं कहीं किसी किसी जगह पे आप जो है जा सकते हैं, यहाँ पे आप किसी भी प्रकार से शिकार वगैरह नहीं कर सकते। हर प्रकार से सरकार के देखरेख में सारी चीज़ें होती हैं। और जहाँ पे आपके निजी आपके ज़मीन हो गई या सरकारी भूमि हो गई, बंजर भूमि है, कहीं पे वन है, झाड़ झंखाड़ है, घास के मैदान है, ये सब आपका किसके अंदर आता है? अवर्गीकृत के अंदर आता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार मैंने आपको करवाया है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन आपका एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि आपका कर्नाटक और केरल ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। ये तो आपका हिमाचल प्रदेश जो आपका शीत के तरफ जाता है, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन बाकी के जो दो हैं ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये वन भारत के पश्चिमी घाट, ऊपर के असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीपीएससी टीआरई 1 का क्वेश्चन है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होता है? ये बताना है आपको कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेख जो किया गया है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो 33% होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये तो आपको पता ही है 33%, ये याद रखिएगा। और स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो राष्ट्रीय वन नीति थी, इस वन में 4 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया: राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गांव के जंगल और वृक्ष भूमि। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से क्वेश्चन आपका फिर पूछा गया है टीआरई 2.0 में। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त यानी कि प्रोन नहीं है? कौन सा भूस्खलन क्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पश्चिमी घाट भी यहाँ पे हो जाएगा, पूर्वी घाट भी है, हिमालय क्षेत्र भी है, तीनों ही है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, बाकी तीनों ही आपके भूस्खलन प्रोन क्षेत्र आपके होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के भूस्खलन क्षेत्र में हिमालय पर्वत के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट और विंध्याचल पर्वतमाला के प्रमुख रूप से आते हैं, और यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर भी यदा कदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट
उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित होता है, ये बताना है आपको। वॉयलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, कौन सा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा? तो कोरोमंडल यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीट वेव बताएंगे, हीट वेव से संबंधित कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आपका सही होगा? बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुँच जाता है तो उसे हम हीट वेव कहते हैं। तो 30 डिग्री, रियल में क्या 30 डिग्री सेल्सियस आपका हीट वेव माना जाएगा? तो सही कथन आपको बताना है यहाँ पे। तो क्या ये कथन आपका सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाए तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो ये भी कथन आपका बहुत ही गलत है, दोनों ही गलत हैं। पहाड़ी इलाका है वहाँ पे आपका 40 डिग्री सेल्सियस, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो एक और दो दोनों ही गलत हैं, ना तो एक सही है ना तो दो। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है आपकी? बीपीएससी टीआरई 1 से क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? चराई है, वनोप्रोपन, वन उन्मूलन, एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वनरोपण, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पेड़ लगाएंगे तो बाढ़ रोकने में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चट्टान, सेल और मृदा से क्वेश्चन आपका पूछा गया है नेक्स्ट। बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन आया है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है? बहुत अच्छे से मैंने आपको ये करवाया है। सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी से ही आपके देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। राइट ऑप्शन बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही है। तो जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर? तो आपको बताना है यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। गुजरात, गुजरात होगा नहीं, उत्तराखंड हो जाएगा ना। उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। काली मिट्टी पूछी जा रही है, उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन सही होगा इसमें। ये आप जगह यहाँ पे इसको देखिए, तो काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ऑप्शन में होता तो सबसे ज़्यादा वहीं पे होगा, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि में प्रमुखता में पाई जाती है। रेगुर, काली मिट्टी, चंड्रोजम, ये सब नाम से ये जाने जाते हैं। इसमें क्या होता है? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ये सारी बातें आपको इसमें नोट करनी है। और इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है काली मिट्टी में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, काली मिट्टी नहीं पाई जाती, क्योंकि उत्तराखंड तो है ही नहीं कहीं यहाँ पे। ये क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बीपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी देखने को मिला है। यहाँ पे यही होना चाहिए था कि कहाँ पे काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, क्योंकि गुजरात देखते ही मैंने गुजरात लगाया और यहाँ पे ऑप्शन में आपका सी दिया हुआ है, लेकिन गलत है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये आपका गलत है यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो ये कर्नाटक में भी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लेटेराइट मिट्टी पूछा जा रहा है, मेघालय आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देख लीजिए, मेघालय राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र में विस्तृत है। और इस मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है, भीगने पर ये कोमल और सूखने पर कठोर और डलीदार हो जाता है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टियाँ क्रमशः लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें नाइट्रोजन, चूना जैविक पदार्थ की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः केरल में सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र, असम में पाया जाता है, ठीक है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अवरक कोडरमा में पाया जाता है। कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। और पेट्रोलियम भंडार जो है अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो देखिए अवरक जो है ये कोडरमा में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिए कि अब भारत में अवरक का कुल भंडारण जो है लगभग 90% आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र में पाया जाता है। झारखंड भी आपका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें? कार्बनिक पदार्थ, बिना बुझा हुआ चूना, कैलेमाइन का घोल, एक से ज़्यादा या उनमें से एक भी नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, आपको याद आ रहे होंगे। तो कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी का अम्लीय और क्षारीय गुण इसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। और यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम आयनों की अधिकता हो तो क्षारीय हो जाती है। तो क्या मिलाया जाता है इसके सुधार के लिए? कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब देखिए सिंचाई और नदी घाटी परियोजना पे हम चल चुके हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया। टिहरी बांध परियोजना आपका संबंधित है नियतिवादी विचारधारा से, संभाववादी विचारधारा से, वैज्ञानिक नीतिवादी विचारधारा से, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संभाववादी विचारधारा। ठीक है, पॉसिबिलिज्म यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका टीआरई 2 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? नहीं बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा है जो पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। खंदक प्रणाली ये तो आपका सिंचाई पारंपरिक ही है। चैन पंप प्रणाली ये भी आपका हो जाएगा। डिप प्रणाली नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिप प्रणाली आपकी सिंचाई पद्धति तो है लेकिन ये आधुनिक है, पारंपरिक नहीं है, ओल्ड मेथड में नहीं है, ये आपका अभी ट्रेडिशनल नहीं है ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सारे दिए हुए आपको देख लीजिए। पारंपरिक और आधुनिक विधियाँ दोनों ही यहाँ पे आपके दिए गए हैं। पारंपरिक सिंचाई विधियाँ, खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ये सारे आप देख लीजिए। कोई इसमें से अलग ऑप्शन में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ढेकली प्रणाली याद रखेंगे। रहट और मोट प्रणाली, सिंचाई, आधुनिक सिंचाई प्रणाली, डिप सिंचाई प्रणाली, छिड़काव सिंचाई प्रणाली, ये सारे हैं। लेकिन ड्रिप जो है ये पारंपरिक विधि के अंदर नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है आपको दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो दामोदर नदी घाटी जो है यहाँ झारखंड और वेस्ट बंगाल में आपका सही, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से बताया था किस तरफ से कौन सा आता है। तो बताएंगे यहाँ पे कोसी, गंडक, सोन, कौन सा आपका सही हो जाएगा? 49 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सोन नदी आपको याद है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो है दक्षिण किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1954 ईस्वी में दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। किन किन देश के बीच में ये समझौता हुआ था? कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना 1954 में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत और नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। महानदी पर कौन सी बांध यहाँ पे हो जाएगा? राइट ऑप्शन बताएंगे यहाँ पे कौन सा होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे एक से ज़्यादा आपका जो है सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक
ठीक है, कौन कौन सा है यहाँ पे आप देखिए, हीराकुंड बांध और दुधवा बांध दोनों ही आपके महानदी पर स्थित है। ठीक है, महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है और इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खनिज और ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन सारे डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आगे भी पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, कोयला होगा, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखेंगे पवन ऊर्जा जो है ये आपका पारंपरिक सोर्स नहीं है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए पवन ऊर्जा जो है ये आपका पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के दो होते हैं स्रोत, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में कौन आ जाएगा, जीवाश्म ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस। ठीक है, और गैर पारंपरिक के अंदर आ जाएगा पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो ये सभी आपके पाए जाते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है यहाँ पे, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनोजाइट के बारे में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कौन सा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो थोरियम यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन है कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए, कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो नामरूप हो जाएगा, इसके बाद ओबरा, इसके बाद कोटा, इसके बाद परीक्षा। तो कैसे हो जाएगा 2 3 4 1, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबका जगह का नाम ये आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट भारत के राष्ट्रीय पावर ग्रिड में बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं। और विकल्प के अनुसार अगर देखा जाए पूर्व से पश्चिम क्रम में नामरूप जो है ये असम में स्थित है, ओबरा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, और परीक्षा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में, बेतवा नदी के किनारे, और कोटा कहाँ है राजस्थान में। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया। टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया। हैदराबाद, मुंबई, पुणे, एक में से एक से ज़्यादा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सारे ही ऑप्शन आपके गलत है, हैदराबाद भी नहीं है, मुंबई भी नहीं है, पुणे भी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट ऑप्शन है ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे असम आपको याद रखना है। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई और यह संयंत्र 500 kW और सौर संयंत्र द्वारा 100 आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पादित करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे आपको बताना है, बहुत अच्छे से मैंने आपको असम का डिगबो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर लगाना है कौन सा सही होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपका युग्म यहाँ पे सही है। कौन कौन सा, तो यहाँ पे आप देखिए सभी को नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। तो सूरमा घाटी, डिगबोई, नहरकटिया, हुगरीजन, मोहार, मोरान क्षेत्र, ये सब आपका किस में आता है, असम में आता है। तो असम का डिगबोई तो बहुत प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। और आगे देखिए लुनेज, अंकलेश्वर, ओलियाद, ढोकला, महसाना, कलोल क्षेत्र जो है गुजरात में है, और मंगला जो है ये राजस्थान में है। कृष्णा गोदावरी बेसिन जिसको केजी बेसिन कहते हैं आंध्र प्रदेश में है, जो प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है। केजी बेसिन में ही रावा अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग एवं व्यापार से क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद,
उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भागलपुर। रेशमी वस्त्र यानी कि सिल्क टेक्सटाइल के लिए आपका भागलपुर प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, ये बताना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है ये। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेगूसराय, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, परिवहन से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे आपका। सारे ही टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो ध्यान से यहाँ पे बस समझते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? कौन सा है वो? मुंबई और नागपुर, मुंबई कोलकाता, सिलचर पोरबंदर। यहाँ पे बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सिलचर और पोरबंदर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर आपका माना जाता है, ईस्ट और वेस्ट, सिलचर और पोरबंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान है, पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर के यहाँ पे गुजरता है। आगे चलिए, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, शिपरेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमीसॉल और ग्रांडी द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ पे है, ये बताना है आपको। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, और आपका गोवा तट के बाहर ये हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 से पूछा गया। उत्तर से दक्षिण बंदरगाह बताना है आपको, उत्तर से दक्षिण। सबसे पहले हो जाएगा सबसे ऊपर विशाखापट्टनम, इसके बाद काकीनाडा, इसके बाद मछलीपट्टनम, इसके बाद नागपट्टनम। इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का हस्तांतरित कृषि है? ट्रांसफ़र कौन सा कृषि आपका जो है उड़ीसा का है? ठीक है, पोडू, पेंडा, बेवार बताएंगे कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। ये भी आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन करवाया गया है आपको पोडू, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में झूम खेती को पोडू कहते हैं, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। ये नाम आपको नोट करना है। तो ये एक प्रकार की आदिम प्रकार की कृषि है, हस्तांतरण कृषि, जिसमें पहले वृक्षों को तथा वनस्पतियों को काट कर उसे जलाया दिया जाता है। साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है। तो वेबर और दहियार किस में कहते हैं? बुंदेलखंड ये क्षेत्र या मध्य प्रदेश के क्षेत्र में वेबर और दहियार बोला जाता है। पेंडा कहाँ बोला जाता है? महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखेंगे, तीनों ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फल और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है बताना है। फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर। 63 में आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी आप देख लीजिए। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, रेशम कीट की खेती सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मछली पालन स्पीसीकल्चर और फलों का उत्पादन पोमीकल्चर। ये सभी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बताएंगे बीपीएससी टीआरई 1 से क्वेश्चन। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम बताने हैं आपको, कौन से होंगे। तो ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, यहाँ पे बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अमन, साली और अगहनी, अमन, साली और अगहनी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? स्थानीय नाम बताना यहाँ पे कौन सा है? वेबर, दहिया, पोडू। अभी अभी हमने किया है इसको। तो स्थानीयकृत कृषि का नाम वेबर भी है, पोडू भी है, तो एक से ज़्यादा है दहिया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हर जगह अलग है। देखिए दीपा आपका बस्तर जिला में बोला जाता है, पोडू आंध्र प्रदेश में, बीवर या डहियार कहाँ बोलते हैं, बुंदेलखंड में, और झूम आपका उत्तर पूर्वी भारत में बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 1 से, मल्चिंग जो है, मल्चिंग शब्द की व्याख्या करना है यहाँ पे। कहाँ पे आपका मल्चिंग जो है किस प्रकार का शब्द है, क्या व्याख्या करता है? तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ से परत से ढकना, क्या ये आपका मल्चिंग कहलाता है? कंटूर के पत्थरों, घास आदि से ढकना, खाड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं से फसल उगाना। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि खाली फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना ही आपका मल्चिंग कहलाता है। तो 66 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये देख सकते हैं, 2 बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, दोनों में पूछा गया है। तरबूजा, खरबूजा, खीरा। तो बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये सारे ही हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भारत में जायद में फसलों मौसम में उगाई जाने वाली फसल खरबूजे, तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तोरई, भिंडी इत्यादि होते हैं। जायद की फसलें मार्च में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है। भारत में खेती 3 मौसम होती है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलों में शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में आरंभ अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इस मौसम की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, मटर, चना। खरीफ की फसलें जून जुलाई के मौसम के आगमन के साथ बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु में काटी जाती है। तो इस मौसम की प्रमुख फसलें कौन सी है? चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा। तो अन्न जो होता है वो आपका खरीफ के अंदर आता है और रबी फसल में आपका गेहूँ, जौ, मटर, चना, जो दाल वाला सारा आइटम होता है वो आपका रबी में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव प्रजाति से क्वेश्चन है आपका, टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जीवाश्मों के आधार पर भारत की उत्पत्ति का केंद्र क्या है? अफ्रीका के रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलम, एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क आपका क्या कहलाता है? इनकल्चरेशन, एक्यूकल्चरेशन, कल्चरल रियलिज्म, एक से ज़्यादा, इन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है एक्यूकल्चरेशन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो ये आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टियाँ बताना है आपको। क्या क्या विशिष्टताएं होती हैं? आदिम लक्षणों के संकेत होते हैं, विशिष्ट संस्कृति होती है, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म आता है, या फिर पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। बताएंगे अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए क्या विशिष्टताएँ होनी चाहिए? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ये चारों ही है। ठीक है, ये चारों ही आपके बिल्कुल सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? कोयला नगरी सुहागपुर, रानीगंज, धनबाद, एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? धनबाद, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिलेट्स आर कॉल्ड मिरेकल एंड क्रॉप्स ऑफ फ्यूचर, वाई? मतलब मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, ऐसा क्यों? सूखी सहिष्णु फसल के कारण, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है इसलिए, या फिर पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं बराबर हैं इसलिए? क्या इसमें राइट ऑप्शन होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मोटे अनाज को अक्सर उनके असंख्य स्वास्थ्य लाभों और
इस तथ्य के कारण चमत्कारिक अनाज कहा जाता है। वे कठोर शुष्क वातावरण में पनप सकते हैं और जहां फसलें संघर्ष करती हैं, मोटे अनाज को चमत्कारिक अनाज माने जाने के पीछे कुछ रीज़न है। क्या है वो? तो मोटा अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मोटा अनाज सूखा सहिष्णु फसल है। इसमें फसल अन्य फसलों की तुलना में कम पानी, कम कीटनाशक की आवश्यकता होती है, जिससे यह किसानों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन जाता है। और गेहूं और धान की फसलों के मुकाबले इसमें सॉल्यूबल फाइबर के साथ ही कैल्शियम और आयरन की मात्रा भी अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया है, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारत का स्थलाकृति मानचित्र जो है वो किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? देखिए यहाँ पे भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है वो है भारतीय सर्वेक्षण। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, स्थलाकृति मानचित्र जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाया जाता है। इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है। इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको बताना है, चार कंकर कयाल मांड क्या है? ये कहाँ, मतलब किस प्रकार से ये संबंधित है, ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार क्या है? तो डेल्टा है। और कंकर क्या है? कंकर बांगर है। बांगर की मिट्टी जो होती है उसमें बहुत सारे कंकर पाए जाते हैं, बांगर उससे संबंधित है। कयाल क्या है? कयाल आपका जो है तटीय मैदान में पाया जाता है। मांड जो है वो पंजाब का मैदान। तो इसको ऐसे ही आप बस नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे बताएंगे कि कुछ प्रांतों में संसाधन की उपलब्धता है और वो प्रांतों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले है खनिज संसाधन की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी। तो ये आपका किस में है? झारखंड में ही है। ठीक है, खनिज संसाधन की संपन्नता तो है झारखंड में, लेकिन औद्योगिकरण की कमी है। तो ये एक का ए ही होगा ऑप्शन। ठीक है, आगे का देख लेते हैं मिलान करके। आई होप आपको दिख रहा होगा। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी। मतलब जहाँ जल संसाधन तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पाया है। तो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। तो एक का एक ही सही था, बी का दो सही है। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधन की कमी। तो राजस्थान में आपका सौर और वायु ऊर्जा काफ़ी अच्छी संपन्नता है, लेकिन यहाँ पे जल संसाधन की कमी है। तो ये आपका यही हो जाएगा। मतलब कि सारा ही ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित था। ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का चार। खनिज संसाधन की संपन्नता है परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी है, तो लद्दाख में। तो यहाँ पे चारों ही इस प्रकार से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक कौन सा है? ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। बताएंगे आज कितने सारे क्वेश्चन, मुझे लगता है सारे ही क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवाए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो बस उसको आपको 2-3 बार अच्छे से रिपीट करना है सभी को, और बार बार देखिए ताकि रिवीजन हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी आपके लिए, क्योंकि 8 मार्क्स का आपका सिर्फ 6 to 12 में पूछा जाता है। यहाँ से 1 to 5 में आपका 20 से 25 क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाता है डायरेक्ट। तो आपका ये बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको इसको। तो यहाँ पे बताएंगे, ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन आपके हुए हैं अभी तक, वो सब मैं आपको करवाऊँगी कल। ठीक है, आज हमने पूरा इंडियन ज्योग्राफी देख लिया, कल हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे। इसके बाद हम जल्दी जल्दी साइंस के को कवर करेंगे। सारा प्रीवियस से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एनसीईआरटी वाली चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, पूरा हर एक चीज़ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। बस आपको चैनल पे लगातार विजिट करना है और बने रहना है। रेगुलरिटी रखेंगे अपने अंदर, कंटिन्यूटी रखेंगे अपने अंदर, तो ज़रूर आप सफलता पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए कि आपकी मेहनत की आपकी सफलता की चाबी आप खुद हैं, आपकी मेहनत है।
मैं सिर्फ ज़रिया हूँ, आपको सही कंटेंट दे सकती हूँ, सही रास्ता बता सकती हूँ, पर उस पर चलना सिर्फ आपको है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 1 में। ठीक है, तो सारा हमने ख़त्म कर लिया। अब देखिए यहाँ से जो है आपका विश्व का भूगोल शुरू हो रहा है, ये कल हम करेंगे। ठीक है, विश्व का भूगोल, और सारा मैंने आपको डिटेल से बता दिया। फिर से एक बार आप सुन लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। बीपीएससी का एग्ज़ाम, बीपीएससी का जो है जीके जीएस, यानी कि जीके जीएस का मतलब क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, ये आपका एक दिन होगा, और हिंदी आपका एक दिन होगा। तो अल्टरनेटिव चलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो बस ये डेट, ये समय याद रख लीजिए। बीपीएससी काफ़ी बार आप पूछते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। एक एक को अलग से मैसेज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बीपीएससी जो है यहाँ पे मैं इसकी तैयारी आपको 6 बजे कराऊंगी, 6 बजे शाम में। ठीक है, 6 बजे शाम में। और बिहार एस्टेट की तैयारी के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बिहार एस्टेट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो बिहार एस्टेट जो है इसका हिंदी पेपर, ठीक है, हिंदी पेपर, किसी अन्य की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हिंदी पेपर 2 का आपको 7 बजे मिल जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस वाइज में सारी चीज़ें करवाऊंगी आपको। अगर आपने इतना कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें करा रही हूँ उसको करना है। और जो भी साहित्य है, हिंदी की मैं बात करूँ तो साहित्य वाली चीज़ों को जो मैंने करवाया है, प्लेलिस्ट पकड़िए, आप सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके पहले विज़िट कीजिए। सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सबकी, आदिकाल की, भक्ति काल की, रीतिकाल की, आधुनिक काल की, सबको आराम से बैठ के देखिए, रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि साहित्य इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, और आधुनिक काल का सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो आधुनिक काल का मैंने आपको 1000 क्वेश्चन लगभग कराया है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आप उसको कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है, आप समझिए इस बात को। अगर मैं फिर से वही चीज़ लेके बैठ गई तो फिर क्या मतलब बनता है उसका, वो बदलेगा नहीं, साहित्य कभी बदलेगा नहीं आपका, व्याकरण कभी बदलेगा नहीं आपका। जो नियम है, जो रूल रेगुलेशन, जो भी मैंने आपको कराया है बिहार एस्टेट के लिए, वो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सभी का टॉपिक वाइज कीजिए, जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, वो आप मुझे टेलीग्राम पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे आपको जो है पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और वहाँ पे भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको व्याकरण के लिए चाहिए। तो उस व्याकरण के टॉपिक को मैं आपके लिए लेके आऊँगी, जो नहीं हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे हिंदी में। समझ में आया? और व्याकरण के जो टॉपिक मैंने आपको थ्योरी वाले करवाए हैं उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि थ्योरी करने के बाद आपको प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए, यही सब बातें थी जो आपको आज मुझे बतानी थी। तो ये क्लास मिलने के बाद आपको क्लास 7 बजे आपको बिहार एस्टेट के लिए मिल जाएगा, तो ज़रूर जुड़िएगा, रेगुलर जुड़िए, रेगुलर रहेंगे, आपको बिल्कुल किसी भी तरह से निराशा नहीं होगी, सभी चीज़ों को ध्यान से करते हुए चलेंगे। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आपको पसंद आया हो मेरी मेहनत, अगर आपको पसंद आती, क्योंकि देखिए मैं सारी चीज़ें अकेले ही मैनेज करती हूँ, आपके लिए जो भी यहाँ पे करना होता है, चाहे वो पीडीएफ बनाना हो, पीपीटी बनाना हो, आपके लिए क्लास लेनी हो, सभी चीज़ें मैं अकेले ही करती हूँ। तो उसको मैं उसी प्रकार से अकॉर्डिंगली मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो बस आपको मेरी मेहनत अगर पसंद आती है तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और सबको हेल्प हो जाए। ठीक है, आप सबकी हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प हो ही जाएगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।